बच्चों अब आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के एक्सेप्शंस पे। गाइस देखो, हमें पता है लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। बेसिकली पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। हाँ है ना बच्चों। लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। तो उसकी एक्सेप्शंस देखते हैं। बेरिलियम और बोरॉन में बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे ही मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। बोरॉन एंड एल्यूमिनियम आर लाइंग टू द राइट ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। फिर भी बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा होती है और मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम में तुम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो एस से, जबकि तुम बोरॉन और एल्यूमिनियम में निकाल रहे हो पी से। बेरिलियम और मैग्नीशियम में निकाला हमने इलेक्ट्रॉन एस से, बोरॉन और एल्यूमिनियम में हमने निकाला पी से। हमें पता है एस इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू पी। तो एस में से निकालना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू पी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इन दोनों में एस से निकलता है, इन दोनों में पी से निकलता है। और एस से निकालना इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ मोर अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस। दैट इज योर पेनिट्रेशन इफेक्ट कि एस इज मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस देन पी, हेंस इट इज डिफिकल्ट टू बेसिकली रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बच्चों? और दूसरा क्या है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम में देयर इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली फिल्ड सबशेल्स। बेरिलियम और मैग्नीशियम में क्या कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों? इट इज NS2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऑलरेडी क्या है वो स्टेबल है, इट इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन क्यों निकलवाना चाहेगा अपने में से? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में देयर इज फुल्ली फिल्ड सबशेल्स, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है और इलेक्ट्रॉन निकालना बिकम्स डिफिकल्ट। जबकि बोरॉन और एल्यूमिनियम में पी में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है, बल्कि जब तुम इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम स्टेबल। क्योंकि उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, पी में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज हैविंग अ फुल्ली फिल्ड सबशेल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमने जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया NS2 NP1 में से P क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो यू विल हैव कॉन्फ़िगरेशन NS2 और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो बोरॉन और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल हो रहे हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम ऑलरेडी स्टेबल है। दैट इज व्हाई बेरिलियम और मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। अब आते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये भी पीरियड की बात कर रहे हैं। अब पीरियड के अंदर हमें बताया लेफ्ट राइट आयोनाइजेशन एनर्जी शुड इंक्रीज, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। लेकिन इसमें अगेन एक्सेप्शन क्या आ गया कि नाइट्रोजन के राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन लाया करता है, फॉस्फोरस के राइट हैंड साइड में सल्फर लाया करता है। स्टिल नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन ऑक्सीजन एंड सल्फर। क्यों बच्चों? इसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा, लेकिन इसमें दूसरा इफेक्ट वर्क कर रहा है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड सबशेल। ऊपर वाले में फुल्ली फिल्ड सबशेल था, यहाँ पे हाफ फिल्ड सबशेल है। क्या? यू हैव गॉट NS2NP3 फॉर नाइट्रोजन एज वेल एज फॉस्फोरस। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन क्यों निकलवाना चाहेगा वो अपने में से? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऑलरेडी इट इज स्टेबल। इनफैक्ट ऑक्सीजन और सल्फर आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन NP4 से वो NP3 पे जाएंगे। आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दे विल बिकम स्टेबल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन और सल्फर आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो रहे हैं, मतलब दे विल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जबकि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ऑलरेडी स्टेबल है, उनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी काफी कम होगी बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं गैलियम एंड एल्यूमिनियम। अब हमें बताया ये दे लाए इन अ ग्रुप, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम। हमें बताया डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी शुड एक्चुअली डिक्रीज, लेकिन गैलियम के एल्यूमिनियम से ज्यादा है। ये क्यों है बच्चों? दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग बाय 3D इलेक्ट्रॉन। 3D इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करना चाहिए था आउटर इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द पुल ऑफ न्यूक्लियस। इन्होंने बहुत पुअर शील्डिंग करी, जिसकी वजह से, पुअर शील्डिंग का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया। शील्डिंग ढंग से नहीं करोगे तो न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। हाँ है ना? तो बेसिकली ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो तुम्हारा न्यूक्लियस है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को इन केस ऑफ गैलियम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने शील्डिंग, 3D के जो इलेक्ट्रॉन्स भरे उन्होंने शील्डिंग नहीं करी। तो इसलिए जो गैलियम में न्यूक्लियस है इट हैज गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एट द इलेक्ट्रॉन, द आउटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बच्चों?
तो गैलियम के अंदर फिर से मैं बता रहा हूं पुअर शील्डिंग थी 3d इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से पुल ऑफ न्यूक्लियस काफी स्ट्रांग है। और इसका मतलब यह है कि अगर हम उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहेंगे इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि जो इफेक्टिव अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन वो बढ़ी हुई है, इलेक्ट्रॉन ने शील्डिंग करी नहीं, अट्रैक्टिव पुल ऑफ न्यूक्लियस काफी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आयोनाइज करना इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। दैट इज द रीजन गैलियम हैज मोर आयोनाइजेशन एनर्जी देन एल्यूमिनियम। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के एक्सेप्शंस। हमने बताया डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं रेदर देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझना आसान हो जाता है, बात वही है लेकिन समझना आसान हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, हम कहेंगे डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? कम होती है। भाई साइज तुम्हारा बढ़ता जा रहा है तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती आएगी? द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल एक्चुअली डिक्रीज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट आउटर मतलब एक आवारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इज गोइंग टू डिक्रीज। हाँ है ना? भाई ये देखो एक छोटा एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये लेना आसान है, या इतना बड़ा एटम है और ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको लेना आसान है। ऑब्वियस सी बात है, छोटे एटम जितना छोटा एटम होगा उतनी उसकी आवारा इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जितना छोटा साइज होगा एटम का उतना उसकी लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इट शुड डिक्रीज, क्योंकि साइज बढ़ रहा होता है। लेकिन नाइट्रोजन की फास्फोरस से कम होती है। भाई फास्फोरस नीचे है तो फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी लेस, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। हाँ है ना बच्चों? लेकिन नहीं, फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा है, सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा है, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा है। ठीक है बच्चों, ये क्यों है वो भी समझाता हूं। पहले मैंने तुम्हें ये बता दिया कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होनी चाहिए नॉर्मली। लेकिन ये तीन हमारे एक्सेप्शन आ गए, फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन ज्यादा, सल्फर की ऑक्सीजन ज्यादा, क्लोरीन की फ्लोरीन ज्यादा। व्हाई? क्योंकि बच्चों यहां पे जो एटम का साइज है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, वो बहुत छोटा है। जब उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, पुल करने की टेंडेंसी तो थी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ उसकी वजह से बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगी। छोटा साइज है एटम का, इट कैन नॉट अकोमोडेट दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो उसने पुल किया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? एटम का साइज छोटा है, जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो बहुत ज्यादा रिपल्शन बढ़ जाएगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज, वेरी हाई इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन दे हैव लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। इनका साइज बहुत छोटा है, पुल करने की टेंडेंसी अगर ज्यादा भी है तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट नहीं कर सकते। उनका एटम का साइज इतना बड़ा नहीं है कि वो एक पूरा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर जाए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इन देयर स्मॉल साइज्ड एटम। अब आते हैं एक और चीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन और फास्फोरस की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुत कम होती है। ठीक है ना बच्चों? क्यों कम होती है? भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन पुल करना। एक इलेक्ट्रॉन आवारा जा रहा है, उसे पुल करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ है ना? हम कहेंगे इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठे हुए हैं, NH2 NP3 लेके बैठे हुए हैं। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी स्टेबल है। व्हाई विल दे वांट टू एक्सेप्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन? जब वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में एक हाफ फिल्ड सबशेल उनके पास पड़ा है, NH2 NP3 में, NP3 का मतलब है हाफ फिल्ड सबशेल पड़ा है, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा व्हेन दैट ऑर्बिटल्स आर ऑलरेडी हाफ फिल्ड स्टेबल है? जो नाइट्रोजन और फास्फोरस दे आर ऑलरेडी स्टेबल बिकॉज ऑफ स्टेबल हाफ फिल्ड सबशेल्स, तो दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज वेरी लो। अब आते हैं बॉन्ड एंगल पे। वैसे मुझे यहां पे डालना नहीं चाहिए था, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। मैं भी पीरियोडिक को डिस्कस करना चाह रहा था, बट एनीवे लेट अस डिस्कस इट। NO2 प्लस, NO2, NO3 माइनस एंड NO2 माइनस। इसमें बॉन्ड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने तुम्हें एक और ऑर्डर लिखवाया था। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन ही डिफरेंट है
तो जाओगे तुम हाइब्रिडाइजेशन के रेस्पेक्ट में। NO2 प्लस में यू कैन रियलाइज नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, sp। sp का मतलब हो गया लीनियर स्ट्रक्चर, एंगल 180 डिग्री। ओके गाइस, अब आते हैं NO2 NO3 माइनस एंड NO2 माइनस। NO2 प्लस में हमें पता चल गया sp हाइब्रिडाइजेशन है और बॉन्ड एंगल क्या है बच्चों, 180 डिग्री। बिटवीन द टू बॉन्ड द एंगल इज 180 डिग्री। अब आते हैं NO2 पे। बच्चों NO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, N डबल बॉन्ड हो, एक हो है, उसके बाद ये बॉन्ड बन गया कोऑर्डिनेट। बट यू कैन अंडरस्टैंड इट, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं N प्लस O माइनस, दैट इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट गाइस। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयरिंग में लगा दिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिया, एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहां लगा दिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिया, 3 लगा चुका है, 5 टोटल होते हैं। 5 में से एक ऑलरेडी वो हटा हुआ है उसके पास क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो नाइट्रोजन के पास एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 4। 3 उसने बॉन्डिंग में लगा दिया और एक उसके पास बच गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों, फिर से समझाता हूं। नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन राइट वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में लगा दिए, एक लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ लगा दिया बॉन्डिंग में। 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 3 तो हट गए, पॉजिटिव चार्ज है तो हम कहेंगे 5 नहीं में बचे कितने थे, 4। अब 4 में से 3 बॉन्डिंग में लगा दिए तो बचा 1। क्लियर और नॉट, समझ में आया नहीं आया बच्चों। अगेन आई एम रिपीटिंग, नाइट्रोजन के पास 5 होनी चाहिए, ठीक है ना, वैलेंस शेल में 5 होते हैं। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, बचे 4। 4 में उसने 3 बॉन्डिंग में लगा दिए, 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया। इट हैज गॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करेंगे गाइस, एक मान के चलो कन्वीनियंस के लिए जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है इस ये वाला ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज हुआ है, कन्वीनियंस के लिए सोच सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो हम क्या कहेंगे, इन दैट केस जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो तुम्हारा बनना चाहिए sp2, इट शुड बी ट्रायगोनल प्लेनर, वही मैंने बनाया है, ठीक है ना बच्चों। एक्सेप्ट फॉर वन थिंग कि जो हमारा ये ऑर्बिटल है, दिस पर्टिकुलर ऑर्बिटल, इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है गाइस। इसमें सिर्फ क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्लियर, वी डोंट हैव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर नाइट्रोजन, वी हैव गॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कहेंगे, वैसे वो ट्रायंगल प्लेनर होना चाहिए। अब हमें बताए लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर इज मैक्सिमम, देन यू हैव लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देन यू हैव बॉन्ड पेयर। अब यहां पे हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करी, वो रिपल्शन ज्यादा करेगा या कम करेगा। हम कहेंगे यार लोन पेयर तो ज्यादा ही रिपल्शन करेगा, सिंगल तो उससे कम करेगा, हाँ है ना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट। अगर यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो ये बहुत ज्यादा रिपल्शन कर रहा होता, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इट विल बी डूइंग लेस रिपल्शन, ठीक है ना गाइस। नॉर्मली एंगल ये होता है 120 डिग्री। अगर ये परफेक्ट sp2 होता, परफेक्ट sp2 इन द सेंस देयर वाज नो इस टाइप का केस जहां पे लोन पेयर भी आ रहा है, अगर परफेक्ट सिमेट्री होती तो एंगल वुड हैव बीन 120 डिग्री, राइट। यहां पे क्योंकि हमारा ये सिंगल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कर रहा है, कम रिपल्शन कर रहा है, इसकी वजह से ये वाला बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों, दिस इज कॉजिंग मोर रिपल्शन, दीज आर हैविंग मोर रिपल्शन बिटवीन देम, जिसकी वजह से एक्चुअली तुम्हारा बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। इट विल इंक्रीज टू मोर देन 120 डिग्री। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं कर रहा, सिंगल इलेक्ट्रॉन इज कॉजिंग रिपल्शन, उसकी रिपल्शन कम होगी। और अगर वो रिपल्शन कम करेगा तो ये वाला एंगल, कौन सा एंगल फिर से मार्क कर रहा हूं मैं, ये वाला एंगल बढ़ जाएगा एंड इट विल इंक्रीज टू मोर देन 120। क्लियर है गाइस। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये 120 से तो बड़ा है, 180 से तो छोटा ही है ना बच्चों। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसमें, फॉलोड बाय दिस। नेक्स्ट पे आते हैं NO3 माइनस। अच्छा गाइस एक चीज और, ये जो दो बॉन्ड है दे आर गोइंग टू बी इक्विवेलेंट, देयर इज गोइंग टू बी रेजोनेंस, दीज टू बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, मतलब डबल सिंगल ना मानो उसे, उसे तो मानो दोनों के दोनों पार्शियल डबल है। अब आते हैं NO3 माइनस। NO3 माइनस में मैंने चार्ज नहीं बनाया था, ये है हमारा, दिस इज अवर NO3 माइनस बच्चों। अब रियलाइज करो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और तुम ये लग रहा हो कि ये रिपल्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस, मैं तुम्हें बता दूं इसमें भी रेजोनेंस होता है एंड यू गेट पार्शियल डबल।
मतलब ये जो तीनों बॉन्ड्स हैं, कौन से तीन बॉन्ड बच्चों, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन तीनों में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। मतलब ये जो तीनों बॉन्ड है इक्विवेलेंट है, ठीक है ना बच्चों। ये तीनों बॉन्ड जो है एनओ के, जो तीन बॉन्ड बनने हैं, दे आर इक्विवेलेंट, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी परफेक्ट 120 डिग्री। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज गोइंग टू बी एग्जैक्ट 120 डिग्री। ये 120 से बड़ा था, ये 120 एग्जैक्ट है। अब आते हैं NO2 माइनस, ये होता है बच्चों, तुम्हें पता है ये चीज, हाँ या ना गाइस? अब इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन sp2, ठीक है ना बच्चों। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन राइट नाउ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू बॉन्ड एंगल। हाइब्रिडाइजेशन में मान के चल रहा हूं, तुम्हें निकालनी आती है, ठीक है ना बच्चों। इसमें भी नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन यहां पे तुम्हारे पास लोन पेयर है। इट इज लाइक दिस, इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, यहां पे हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन ज्यादा क्रिएट करता है, वी नो दैट, हाँ है ना बच्चों। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट विल बी कॉजिंग मोर रिपल्शन, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है इट इज गोइंग टू बी लेस देन 120। 120 तब होता है जब तीनों बॉन्ड्स इक्विवेलेंट होते हैं। यहां पे जो लोन पेयर है, ये ज्यादा रिपल्शन कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से दिस एंगल इज गोइंग टू बी लेस देन 120, एंड दैट इज हाउ यू गेट द बॉन्ड एंगल ऑर्डर लाइक दिस बच्चों। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? कोई डाउट यहां तक? गुड। तो बेसिकली हमारा ये रिपल्शन ज्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर गया, एंड इट इज लेस देन 120। अब सम फैक्ट्स टू रिमेंबर गाइस। एटॉमिक साइज में Li प्लस का साइज इज ग्रेटर देन Mg प्लस, ये फैक्ट टू रिमेंबर है, ओके बच्चों। Li प्लस का साइज Mg प्लस से ज्यादा होता है, जबकि इट डजंट फील लाइक दैट, क्योंकि हमारा Mg इज लाइंग इन द लोअर, मतलब जो हमारा इट इज लाइंग इन द बेसिकली नेक्स्ट पीरियड में लाई कर रहा है, हाँ है ना बच्चों। तो इसकी वजह से लग रहा होता है कि Mg का साइज शुड बी ग्रेटर देन Li इन आयन, लेकिन देखा क्या गया है, Li प्लस का साइज इज ग्रेटर देन Mg प्लस, ठीक है ना बच्चों। आयनिक साइज अगर कंपेयर करेंगे तो Mg प्लस का साइज छोटा है और Li प्लस का साइज बड़ा है। यू विल जस्ट हैव टू लर्न इट एज अ फैक्ट। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे बच्चों। मेल्टिंग पॉइंट में ये ऑर्डर है, NaF इज ग्रेटर देन NaCl देन NaBr देन NaI। NaF का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, फिर CaF2 का CaCl2 से ज्यादा, CaCl2 का CaBr2 से ज्यादा। ये सारा जो हम ऑर्डर देखेंगे, ये किसके थ्रू देखेंगे बच्चों? फजान रूल। फजान रूल कहता है कि जितना कोवेलेंट नेचर बढ़ता है, उतना हमारा मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। आयनिक नेचर मतलब मेल्टिंग पॉइंट हाई, कोवेलेंट नेचर मतलब मेल्टिंग पॉइंट लो। अब हमारा फजान रूल क्या कहता है कि हमारा जितना बड़ा नॉन मेटल होगा, जितना बड़ा नॉन मेटल होगा, उतना तुम्हारा कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा। मतलब NaI में कोवेलेंट नेचर इज मैक्सिमम, NaF में कोवेलेंट नेचर इज मिनिमम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जितना बड़ा नेगेटिव आयन का साइज है, उतना ज्यादा कोवेलेंट नेचर है। मतलब NaI का कोवेलेंट नेचर मैक्सिमम है, NaF का मिनिमम है। NaF में एक तरीके आयनिक नेचर सबसे हाई है। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? NaF में आयनिक नेचर मैक्सिमम है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होगा। मैंने तुम्हें बताया था ना बच्चों, कोवेलेंट नेचर का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट लो, आयनिक नेचर का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट हाई। NaF का आयनिक नेचर सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसमें अनायन का साइज सबसे छोटा है, ठीक है ना बच्चों। दिस इज मोस्ट आयनिक, दिस इज मोस्ट कोवेलेंट। तो ऑब्वियसली बात है मेल्टिंग पॉइंट इसी ऑर्डर को फॉलो करेगा। इसमें भी हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लिए, तो ऑब्वियसली बात है फ्लोरीन के अंदर आयनिक नेचर सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन वाले सॉल्ट में, और ब्रोमीन वाले में कोवेलेंट नेचर सबसे ज्यादा होगा। अब आ रहे हैं, ये हमने देखा था जब एलिमेंट जिनको हम कंपेयर कर रहे थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को कंपेयर कर रहे थे ना, दे आर इन अ ग्रुप बच्चों, दे आर इन अ ग्रुप। तो हम किसको देख रहे होते हैं? वी गो एज पर साइज। साइज देखा हमने, फ्लोरीन और आयोडीन का साइज कंपेयर किया, फ्लोरीन और ब्रोमीन का साइज कंपेयर किया। जब हमारे को ऑर्डर में जो एटम्स दे रखे हैं वो तुम्हारे ग्रुप में लाए कर रहे हैं, तो वी गो एज पर साइज। लेकिन अगर वो पीरियड में लाए कर रहे हैं, जैसे तीनों में है तो क्लोरीन, तीनों में क्लोरीन है, तो हम किसको देखेंगे बच्चों? विल लुक एट द मेटल एटम, NaMgAl। दे ऑल थ्री आर लाइंग इन अ पीरियड। तो पीरियड में हम क्या देख रहे होते हैं बच्चों? पीरियड में हम देखते हैं बेसिकली
तुम्हारा चार्ज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? व्हेन द एलिमेंट्स आर लाइंग इन अ ग्रुप तब हम देखते हैं साइज, और जब एलिमेंट्स आर लाइंग इन अ पीरियड वी गो एज पर चार्ज। मोर इज द चार्ज, मोर इज द कोवेलेंट नेचर। अब Al में प्लस है तो इसमें कोवेलेंट नेचर मैक्सिमम है, इसमें +1 है, इसमें आयनिक नेचर मैक्सिमम है। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लैरिटी आई या नहीं आई? जब तुम ग्रुप में देख रहे हो यू गो एज पर साइज ऑफ आयन, जब तुम देख रहे हो पीरियड में यू गो एज पर चार्ज। तो Na प्लस है, Mg2 प्लस है, Al3 प्लस है, तो हम कहेंगे Na प्लस में आयनिक नेचर मैक्सिमम होगी, क्योंकि चार्ज कम है। चार्ज कम का मतलब तुम्हारा आयनिक नेचर ज्यादा। फजान रूल याद है नहीं याद है बच्चों? कोवेलेंट नेचर के लिए तुम्हारा मेटल छोटा होना चाहिए, नॉन मेटल बड़ा होना चाहिए, और चार्ज ज्यादा होना चाहिए। तो चार्ज सबसे ज्यादा किसमें? AlCl3 में। NaCl में चार्ज कम है तो आयनिक नेचर ज्यादा होगा, आयनिक नेचर ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब आते हैं LiCl, BeCl2, BCl3, CCl4। अगेन हम क्या देखेंगे? विल गो एज पर चार्ज। इसमें हमारा आयनिक नेचर सबसे ज्यादा होगा, इसमें हमारा कोवेलेंट नेचर सबसे ज्यादा होगा। विल गो एज पर चार्ज। Li, Be, Bc दे आर लाइंग इन अ पीरियड बच्चों। पीरियड में हम क्या देखते हैं? चार्ज। अब गाइस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं विच डू नॉट एग्जिस्ट, जैसे NH5 और NCl5। ये क्यों नहीं बनते बच्चों? क्योंकि नाइट्रोजन कैन नॉट शो अ कोवेलेंसी ऑफ 5 बच्चों। उनका d ऑर्बिटल नहीं है, उसके पास क्या है? S है, 3p है, d नहीं है उसके पास। इट डजंट हैव अ लो एनर्जी d ऑर्बिटल, जिसकी वजह से 5 बॉन्ड नहीं बना पाता। क्लियर है गाइस? 4 ही बना सकता है, एक ऐसे 3p है, वहीं तक वो कंस्ट्रेंट है। ओके नेक्स्ट। अब फॉस्फोरस तो बना सकता है 5, बनाता भी है PCl5 में, लेकिन PBr5, PI5 और PH5 नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि गाइस हमें क्या है, जो ये 5 बॉन्ड बनाने के लिए हमें s के इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करा के कहां भेजना पड़ेगा बच्चों? d में। और ये जो ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन है, ये दे आर नॉट केपेबल एनफ टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन टू d ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन को d में एक्साइट करके नहीं भेज पाते। नहीं भेज पाएंगे, तुम्हारा नहीं बन पाएगा मॉलिक्यूल। क्लियर है बच्चों? s के इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करके d में जाना चाहिए, ये उनको d तक एक्साइट नहीं कर पाते, इसलिए ये नहीं बनते। अब आते हैं ICl7। यार ये भी नहीं दिखता, क्यों? क्योंकि 7 क्लोरीन बहुत ज्यादा है बच्चों। इट कैनॉट अकोमोडेट 7 क्लोरीन एटम्स अराउंड इट। आयोडीन 7 क्लोरीन एटम्स को झेल ही नहीं पा रहा अराउंड इट बच्चों। बहुत बड़ा साइज है क्लोरीन एटम्स का, क्राउडिंग सी हो जाएगी, दैट इज व्हाई इट इज नॉट फाउंड। BCl3 डज नॉट फॉर्म अ डायमर। BCl3 ने डायमर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया बच्चों? गाइस डायमर में क्या बनता है? डायमर में तुम्हारा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो पहुंच जाता है sp3 पे। आइडिया इज उसमें इंस्टेड ऑफ 3 एटम्स अराउंड इट यू गेट 4 एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? BCl3 देखोगे तो तुम्हारा बोरॉन के पास 3 क्लोरीन है, और तुम B2Cl6 टाइप बनाना चाहोगे तो क्लोरीन कितने जाएंगे एक बी के अराउंड? 4। तो बोरॉन कैनॉट अकोमोडेट 4 हेलोजन एटम्स अराउंड इट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एल्यूमिनियम करवा देता है कि एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है, इट कैन अकोमोडेट 4 हेलोजन एटम्स अराउंड इट, लेकिन बोरॉन कैनॉट, बोरॉन का साइज छोटा है, नहीं अकोमोडेट कर पाएगा 4 हैलाइड आयंस को। अब देखते हैं विच आर लेस स्टेबल। PlCl3, PbCl4, BiCl5 दे आर नॉट दैट स्टेबल। क्यों बच्चों? इनर्ट पेयर इफेक्ट शोइंग, बेसिकली एक जर्नल टर्म में सोचा जाए तो शोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन द नेचुरल, जो हमारी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे 2 लेस शो करना है, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ आ रहा है बच्चों? जैसे जो तुम्हारा थैलियम है Tl, Tl में तुम्हारा 3+ बनना चाहिए, हाँ है ना बच्चों? लेकिन Tl 3+ के बजाय विच बिकम्स मोर स्टेबल? Tl+। क्यों? क्योंकि जो s के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बंदे अनपेयर ही नहीं होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन नॉट
unpair. They cannot take part. They don't want to rather take part in bonding. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस? Tl3 plus is less stable than Tl plus. क्यों? क्योंकि यहां पे मैं Tl की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, that would be better. और उन्होंने सेक बच्चों S में 2 P में 1, ठीक है ना बच्चों? अगर ये अनपेयर हो गया, अगर ये अनपेयर हो गया तो तुम्हारा 3 बॉन्ड बन सकते हैं, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है या नहीं? और अगर ये अनपेयर नहीं होता है तो कितना बनेगा बच्चों? अगर ये अनपेयर नहीं हो पाता तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फिर अगर हमारे अनपेयर हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हो गए तो तुम्हारा 3 इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग. और अगर ये अनपेयर नहीं होता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन कैन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और हम क्या देखते हैं, एज वी गो डाउन द ग्रुप, ग्राउंड ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं तो एस को अनपेयर करना बिकम्स डिफिकल्ट. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एस को अनपेयर, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करना डिफिकल्ट हो जाता है. और क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है एज यू गो डाउन द ग्रुप. हाँ ना बच्चों? जो शील्डिंग है, शील्डिंग बहुत कम हो जाती है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है. अट्रैक्शन एक तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. और ये शील्डिंग हमारी पुअर की होती है. डी एंड एफ के इलेक्ट्रॉन बच्चों, वो तो लगभग एफ वाले तो शील्डिंग करते ही नहीं लगभग. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नेग्लिजिबल शील्डिंग. उसी वजह से तो हम लेंथेनाइड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कह रहे होते हैं. हाँ है ना बच्चों? आइडिया इज डी और एफ के इलेक्ट्रॉन ने शील्डिंग करी नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया. अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया तो हमारे एस के इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हुए नहीं. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और अगर अनपेयर नहीं होंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेंगे तो जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे 2 लेस ऑक्सीडेशन स्टेट विल बिकम मोर स्टेबल. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बिकॉज दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अनपेयरिंग एंड दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग. तो एनीवे ये तो मैंने सारा समझा रखा था पहले भी तुम्हें. मैं बता रहा हूं कि इसमें पीबी में +2 स्टेट, टीएल में +1 स्टेट और बीआई में 3+. दीज आर मोर स्टेबल देन +3, +4 एंड +5 बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट बच्चों. टीएल में 3+ के बजाय +1, पीबी में +4 के बजाय +2, बीआई में +5 के बजाय +3 इज मोर स्टेबल. दैट इज वाई दीज, ये जो मैंने कंपाउंड बनाए हैं, दे आर लेस स्टेबल बच्चों. ठीक है ना गाइस? अगर +1, +2, +3 स्टेट होता टीएल, पीबी और बीआई का, दैट वुड हैव बीन मोर स्टेबल. एनीवे, अब आते हैं लैटिस एनर्जी पे. लैटिस एनर्जी में व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज सिमिलर साइज्ड आयंस फॉर्म स्टेबल लैटिस. जैसे लिथियम छोटा है तो उसके लिए ऑक्सीजन इज फाइन, Li2O इज स्टेबल. Na का साइज थोड़ा बड़ा है तो व्हाट यू हैव इज नॉट नॉर्मल ऑक्साइड, यू गेट परऑक्साइड बच्चों, O2 समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Na का साइज बड़ा तो हमने नॉर्मल ऑक्साइड के बजाय क्या बना दिया? परऑक्साइड. पोटेशियम का साइज और बड़ा तो उसके बाद हमने ले लिया सुपर ऑक्साइड. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे जैसे कटायन का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे अनायन का साइज भी बढ़ रहा है फॉर मोर स्टेबल लैटिस. अब एक क्वेश्चन आता है, Cu2 plus Cu, बेसिकली Cu2 plus गिविंग Cu, इसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल. इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू होती है. रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब बेसिकली क्या हो गया? Cu2 plus wants to form Cu. समझ आ रहा है बच्चों? जब E0 वैल्यू पॉजिटिव होती है इसका मतलब क्या है? इट वांट्स टू अंडरगो दैट रिएक्शन. हमने कहा कि रिडक्शन रिएक्शन लिखी हमने, Cu2 plus गिविंग Cu, और हमें दे रखा है उसकी जो E0 रिडक्शन है वो क्या है बच्चों? पॉजिटिव. मतलब हमारा Cu2 plus wants to form Cu. उसकी रीजनिंग क्या है? हमें काम करते हैं, हम बैकवर्ड रिएक्शन देखते हैं. लेट अस टॉक अबाउट बैकवर्ड रिएक्शन. Cu2 plus गिविंग Cu ना देख के लेट अस लुक एट द बैकवर्ड रिएक्शन Cu गिविंग Cu2 plus. इसमें कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व है? पहले तुम आयोनाइज करोगे, Cu को Cu2 plus बनाओगे और फिर उस Cu2 plus गैस को Cu2 plus एक्वस बनाओगे. मतलब देन यू विल हाइड्रेट द आयन फॉर्म.
तो इसमें दो एनर्जीज इन्वॉल्व है, आयोनाइजेशन एनर्जी जिससे तुम्हारा Cu2 प्लस में गया, और हाइड्रेशन एनर्जी जिससे हमारा Cu2 प्लस गैस Cu2 प्लस एक्वस बना गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब हम चाह रहे हैं कि ये जो है इसमें एनर्जी चेंज क्या है। इसमें दो एनर्जीज इन्वॉल्व है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो मैंने बताया एंड हाइड्रेशन एनर्जी। अगर इन दोनों का सम है नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर ये नेगेटिव होगा तो हम क्या कहेंगे, Cu2 प्लस एक्वस बनाना चाहेगा, हाँ या ना? अगर इन दोनों का सम लेस देन जीरो आ रहा है और काफी ज्यादा लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब इट इज नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो Cu विल ट्राई टू फॉर्म Cu2 प्लस, और अगर ये रिएक्शन Cu गिविंग Cu2 प्लस एक्वस एंडोथर्मिक है, मतलब तुम्हें हीट देनी पड़ रही है टू फॉर्म Cu2 प्लस, तो ऑब्वियस सी बात है वो बनना नहीं चाहेगा। क्लियर है गाइस? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वी आर लुकिंग एट दिस रिएक्शन कंप्लीट। इसमें अगर तुम्हारा दो एनर्जीज इन्वॉल्व है, मैंने बता दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, अगर इन दोनों का सम लेस देन जीरो है तो Cu विल ट्राई टू फॉर्म Cu2 प्लस, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब है वी हैव टू सप्लाई एनर्जी टू फॉर्म Cu2 प्लस, मतलब एक तरीके से Cu2 प्लस बनाना नहीं चाह रहा। देखा क्या गया? अब देखा गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी लेस है। आयोनाइज करने के लिए जो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ी वो ज्यादा देनी पड़ी, और हाइड्रेशन एनर्जी में जो एनर्जी रिलीज हुई वो कम। क्लियर और नॉट? द एनर्जी यू हैड टू सप्लाई टू फॉर्म Cu2 प्लस गैस, that energy was more and the energy released when it was hydrated was less। मतलब एक तरीके से इन दोनों एनर्जीज का जो सम आया that is not favoring the formation of Cu2 plus। This is not favored guys। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एनर्जी दी तुमने ज्यादा, रिलीज हुई कम, तो एक तरीके से हम कहेंगे Cu2 प्लस का फॉर्मेशन फेवर्ड नहीं है। एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से Cu2 प्लस Cu बनाना चाहेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर Cu2 प्लस बनाना नहीं चाह रहा तो ऑब्वियस सी बात है Cu2 प्लस विल ट्राई टू फॉर्म Cu। वही चीज तो ऊपर लिखी है कि Cu हैज पॉजिटिव ई नॉट रिडक्शन वैल्यू, मतलब पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है इट वांट्स टू फॉर्म Cu2 प्लस एक्वस वांट्स टू फॉर्म Cu सॉलिड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो ये हमारा, इसकी मैंने रीजनिंग दे दी व्हाई इट हैज अ पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू बच्चों। क्यों होती है? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी कम है, तो Cu से Cu2 प्लस फॉर्मेशन इज नॉट फेवर्ड, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से Cu2 प्लस से Cu की फॉर्मेशन इज फेवर्ड, जो कि हमने इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अब आते हैं फ्लेम कलरेशन। गाइस कलर याद होने बहुत जरूरी है, ये मैंने कलर्स लिख दिए, यू हैव टू रिमेंबर दैट। लिथियम क्रिम्सन, फ्लेम कलरेशन की बात करें, Na येलो, K वॉयलेट, Rb वॉयलेट, Cs ब्लू। लर्न इट। इंपॉर्टेंट चीज, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डोंट शो एनी कलर। क्यों नहीं शो करते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना इज डिफिकल्ट। जो एनर्जी फ्लेम दे रही है उससे हमारा इलेक्ट्रॉन जंप बाहर नहीं कर रहा, और जब तक बाहर जंप नहीं करेगा तब तक कलर नहीं आएगा फ्लेम में। तो इनमें आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली, या इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने की जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा है, जो कि फ्लेम से नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से दे डोंट गिव एनी कलर। हाँ, बाकियों का पता होना चाहिए। कैल्शियम इज ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम इज क्रिम्सन, बैरियम इज एप्पल ग्रीन। गॉट टू लर्न दैट। ओके, कलर ऑफ हैलोजेंस भी याद होने चाहिए। फ्लोरीन इज येलो, क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन इज ब्राउन या ऑरेंज, आयोडीन इज वॉयलेट। अब थोड़ा डीप ब्लॉक भी देख लेते हैं। कलर ऑफ कंपाउंड हैविंग D0 कॉन्फ़िगरेशन। गाइस नॉर्मली जिन बच्चों ने कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया उनको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, नॉर्मली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं, दे आर कलर्ड बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन। ठीक है ना बच्चों? DD ट्रांजिशन के कारण दे आर कलर्ड। लेकिन लेट अस हैव अ लुक एट Sc3+, Ti4+, V5+, Cr6+, Mn7+। ये जो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रखी है, इनमें तो इनका डी में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि मैंने यहां पे क्या लिखा, कलर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग D0 कॉन्फ़िगरेशन। जब तुम स्कैंडियम में से 3 इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। Ti4+ में 4 इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो डी में कुछ नहीं बचा। तो फिर तुम्हारा कलर आएगा कैसे? डी ट्रांजिशन तो हो नहीं रहा, हाँ या ना बच्चों? तो उनका जो कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
दिस इज समथिंग जिसके बारे में ज्यादा डिटेल में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्म चार्ज ट्रांसफर, कि बेसिकली लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से द कंपाउंड बिकम्स कलर, जैसे TiO2 प्लस, VO2 प्लस, VO4 3 माइनस, CrO4 2 माइनस, ये सारे के सारे कलर्ड है। इन सब में तुम ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो वही आएगी जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। TiO2 प्लस में Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, VO2 प्लस में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5, CrO4 2 माइनस में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6 एंड दे आर पेल येलो इन कलर। Cr2O7 2 minus, it is orange in color and MnO4 minus is purple in color। तुम देखो इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट कि जय क्रोमियम की +6 है, मैग्नीज की +7 एंड स्टिल दे आर कलर्ड बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, हाइड्रोलिसिस ऑफ SiX4 क्यों होता है बच्चों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, क्योंकि पहले हमारा बॉन्ड बनता है उसके बाद हमारा हैलोजन हटके OH लग रहा होता है। मतलब हाइड्रोलिसिस में पहला है तुम्हारा एडिशन और फिर है एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन, और एडिशन तभी हो सकता है जब तुम्हारे पास d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। CCl4 में कार्बन का तो d ऑर्बिटल ना है, इसलिए इट इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग यार, MnF4 एंड Mn2O7 तो एग्जिस्ट करते हैं, ये MnF7 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? भाई देखो, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन को भी मैंगनीज को +7 में भेजना चाहिए था। मैंगनीज फ्लोरीन के हाथ तो सिर्फ +4 में गया और ऑक्सीजन के हाथ +7 में गया। व्हाई इज दैट? कि तुम्हारा फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट शुड हैव सेंड मैंगनीज टू +7 स्टेट रेदर देन ऑक्सीजन। बच्चों वो इसलिए है कि तुम्हारा इट इज बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय ऑक्सीजन फॉर्मिंग p pi d pi मल्टीपल बॉन्ड्स विद मेटल। बच्चों ऑक्सीजन क्या करता है? p pi d pi बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, जिसकी वजह से जो हमारे कंपाउंड है इट बिकम्स स्टेबल। ठीक है ना बच्चों? ये जो हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स बन रहे हैं बिटवीन मैंगनीज एंड ऑक्सीजन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज विद ऑक्सीजन बच्चों रेदर देन फ्लोरीन। ये जो हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स बन रहे हैं उसकी वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है। ओके बच्चों, उसकी वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है एंड यू गेट मैंगनीज की, और जस्ट अ सेक बच्चों, मैंगनीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन एज कंपेयर टू फ्लोरीन। इससे बेसिकली स्टेबिलिटी आ रही है। ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने से क्या आ रही है बच्चों? स्टेबिलिटी। ये मैंने Mn2O7 का स्ट्रक्चर बना दिया, यू कैन अंडरस्टैंड। इनमें एक बॉन्ड सिग्मा है और दूसरा क्या है बच्चों? p pi d pi। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? और इंपॉर्टेंट चीज है CO N2O NOH2O, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स बच्चों। ठीक है ना बच्चों? न्यूट्रल का मतलब है दे नाइदर रिएक्ट विद एसिड नॉर विद बेस। Al2O3 and ZnO, ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। ठीक है ना बच्चों? अब आते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स पे बच्चों। एसिडिक ऑक्साइड्स में दिस इज मोस्ट एसिडिक, देन दिस इज द ऑर्डर। ऑर्डर को थोड़ा बहुत रिलेट भी कर लेते हैं, कई तरीके हैं रिलेट करने के। ऑक्सीजन का कंटेंट जितना बढ़ता जाएगा उतना एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कोवलेंट नेचर रिजल्ट्स इन, मतलब जितना कोवलेंट नेचर होता है उतना ही एसिडिक होता है। हम कहेंगे क्लोरीन में ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7, सल्फर में +6, नाइट्रोजन में +5, फॉस्फोरस में +5, कार्बन में +4। बेसिकली मोर इज द चार्ज, मोर इज द कोवलेंट और एसिडिक नेचर। हाँ या ना बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? मोर इज द चार्ज, मोर इज द कोवलेंट नेचर। तो यू कैन, कोवलेंट को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? एसिडिक नेचर से गाइस। सो दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई कि दिस शुड बी द एसिडिक नेचर बच्चों ऑफ ऑक्साइड। बेसिक नेचर देखोगे तो CS2 इज मोर बेसिक देन Rb2O, देन K2O, Na2O, Li2O। ये कैसे हमने देखा बच्चों? एक नॉर्मल चीज है, अगर तुम मेटल ऑक्साइड ले रहे हो, मेटलिक ऑक्साइड ले रहे हो, तो मेटल जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना उसका ऑक्साइड बेसिक होगा। हमें बताया इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जो कि हमें दिख रहा है। CS is more electropositive than Rb, than K, than Na, than Li। जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल उतना ही उसका बेसिक नेचर, उसके ऑक्साइड का बेसिक नेचर ज्यादा। ठीक है ना बच्चों? तुम्हारा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, कोई डाउट यहां तक?
गुड। तो ये हमने बेसिक ऑक्साइड्स में बेसिक नेचर देख ली। अब आते हैं नेचर ऑफ हाइड्राइड्स बच्चों। NH3H2OHF बच्चों ये है हमारा एसिडिक स्ट्रेन जो मैंने लिखा है। HF सबसे ज्यादा एसिडिक, देन H2O, देन NH3। यहां पे हम क्या करते हैं गाइस, ये है हमारा पीरियड। ये हम किस में देख रहे हैं बच्चों, इन अ पीरियड। तुम देखो ना बच्चों, जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन, दे आर लाइंग इन अ पीरियड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ वहां पे कैसे देखते हैं, वी गो एज पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा तो हाइड्रोजन विल लीव एज H+। जो ज्यादा पुल करता है उससे हाइड्रोजन जल्दी लूज होएगा एज H+। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, कोई डाउट यहां तक? तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हमने कह दिया HF सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, NH3 सबसे घटिया एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एसिडिक स्ट्रेंथ हम कंपेयर कर रहे हैं। अब आते हैं व्हेन वी आर लुकिंग इन अ ग्रुप, HF, HCl, HBr, HI, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में तुम्हारा हमें चेक करना है एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर लाइंग इन अ ग्रुप। ग्रुप में लाए कर रहे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखोगी, यू गो एज पर बॉन्ड लेंथ। भाई जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो एच जल्दी रिलीज करेगा। ठीक है ना बच्चों? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हम पीरियड में देख रहे थे, दिस वाज इन अ पीरियड बच्चों, पीरियड में हमने देखा एज पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना? पीरियड में हमने कैसे देखा, एज पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं साइज में बहुत ज्यादा फर्क ही नहीं आ रहा, इसलिए हमने साइज को नहीं देखा। लेकिन जब हम HF, HCl, HBr, HI को कंपेयर कर रहे हैं तो विल हैव टू गो एज पर साइज। साइज या हम क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ। साइज के बजाय बेटर टर्म वुड बी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा उतनी आसानी से बॉन्ड टूटेगा, उतनी आसानी से H+ रिलीज होगा, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो हम कहेंगे HI में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन तो सब में सेम है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आयोडीन का तुम्हारा HI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, मतलब वो सबसे आसानी से टूटेगा, H सबसे जल्दी रिलीज होगा, एंड HI विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। क्लियर? सेम इज द केस इन H2O, H2S एंड H2SE। वही H2SE में बॉन्ड लेंथ ज्यादा, जल्दी आसानी से बॉन्ड टूटेगा HSE का, और तुम्हारा हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा, H2SE का एज कंपेयर टू H2S, एज कंपेयर टू H2। समझ गए? इन दोनों में ही ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में हमने बॉन्ड लेंथ देखी। बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा, बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जल्दी रिलीज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगा। अब आते हैं रिड्यूसिंग नेचर पे। NH3, PS3, ASH3, SBH3। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है बच्चों, बेसिकली हाइड्रोजन रिलीज करना। हाइड्रोजन जो जल्दी रिलीज करेगा वो हाइड्रोजन दूसरे को जाके रिड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो हाइड्रोजन जल्दी रिलीज करेगा वहां से हमारा मतलब जो हाइड्रोजन को जल्दी ब्रेक करके हाइड्रोजन रिलीज करेगा उसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि वो हाइड्रोजन जाके किसी ना किसी सब्सटेंस को रिड्यूस करने वाला है। तो इसमें भी कन्वीनियंट तरीका क्या है देखने का, बॉन्ड लेंथ देख लो। व्हेन यू आर लुकिंग इन अ ग्रुप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड लाइक दैट, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, इसमें हम क्या देखेंगे, बॉन्ड लेंथ देखेंगे। जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो हाइड्रोजन जल्दी रिलीज करेगा। हाइड्रोजन जल्दी रिलीज करेगा, इट विल बी अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो SbHc सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग है एंड NH3 लीस्ट रिड्यूसिंग। क्लैरिटी आई या नहीं आई? जिससे H जल्दी रिलीज होगा वो जल्दी रिड्यूस करेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चा? उसका रिड्यूसिंग नेचर हाई होगा बेसिकली। अब गाइस ये मैंने उधर ही लिख देना चाहिए था जब मैं बेसिक स्ट्रेंथ करवा रहा था। CSOH is more basic than RbOH, then CSOH, NaOH, LiOH। यहां पे हम क्या देख रहे हैं भाई, OH तो हर क्या लगा है, हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल। जो मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसका हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक। ये वही चीज है जो हमने यहां पे करी थी ना बच्चों, ये इसी चीज को हम देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज को देख रहे हैं। तो जितना बड़ा मेटल का साइज उतना ज्यादा बेसिक नेचर बच्चों। क्लियर और नॉट? कोई डाउट यहां तक बच्चों? तो ये हमारा बेसिक नेचर आ गया। अब आते हैं बच्चों बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। देखो बच्चों NH3 और PH3 में
F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस में और OH माइनस SS माइनस में। डू यू रियलाइज द डोनर एटम बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी देख रहे हैं। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? वी आर लुकिंग एट बेसिक नेचर। ये मैंने लिखा नहीं, बेसिक नेचर देख रहे हैं हम, या बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं हम। यहाँ पे जो एलिमेंट द डोनर एटम जो है, दे आर लाइंग इन अ पीरियड, सॉरी ग्रुप। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, दे आर लाइंग इन अ सेम ग्रुप। FCl Bri, they are lying in a group. Oxygen and sulfur, they are lying in a group. मतलब हम यहाँ पे जो डोनेटिंग टेंडेंसी देख रहे हैं एलिमेंट की, वो उन एलिमेंट्स की देख रहे हैं विच आर लाइंग इन द सेम ग्रुप। बच्चे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर लाइंग इन द सेम ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आर लाइंग इन अ सेम ग्रुप, ONS आर लाइंग इन द सेम ग्रुप। तो जब हम ग्रुप में देख रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी या बेसिक स्ट्रेंथ, तो उसके लिए हमारी रीजनिंग जाती है एज पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जिसमें एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, दैट इज अ बेटर बेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेसिकली किससे रिलेट किया जाता है बच्चों? साइज से। साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जिसका साइज छोटा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कोई भी मांगने आया फटाफट कह देगा ये लो यार इलेक्ट्रॉन्स पकड़ो। बिटवीन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी? साइज ऑफ नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसका साइज छोटा है? नाइट्रोजन का। उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो जब कोई उससे इलेक्ट्रॉन्स मांगेगा वो फटाफट डोनेट कर देगा। वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये चीज क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? ऐसी F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस में सबसे छोटा साइज किसका है? F माइनस का। तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। कोई भी उससे इलेक्ट्रॉन मांगने आया वो इजीली इट विल एक्ट एज बेस एंड डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम इज द केस विद ऑक्सीजन एंड सल्फर। इनमें छोटा साइज किसका है? ऑक्सीजन का साइज छोटा है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है एज कंपेयर टू सल्फर। बच्चों समझ में आया या नहीं आया बच्चों? तो बेसिक स्ट्रेंथ समझ में आया? कैसे देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ के लिए? वी गो एज पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये कब होता है? व्हेन वी आर लुकिंग इन अ ग्रुप, द डोनर एटम वो हमारे ग्रुप को बिलोंग करे, देन वी गो एज पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए किस पे जा रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। ये मैंने हर एक के लिए लिखा हुआ है, जैसे ऊपर वाले के लिए मैंने लिख दिया था, ऊपर वाले में भी मैंने लिख दिया था कि ये मेटालिक नेचर देख रहे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देख रहे होते हैं मेटल की बच्चों। तो मैंने इसीलिए लिखा हुआ है ताकि क्लैरिटी रहे बच्चों को कि रीजनिंग क्या है बेसिकली। अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस। ठीक है ना बच्चों? ये तो हमने किसमें देखा था? ग्रुप में। एक पीरियड का और देख लेते हैं। पीरियड का मैंने लिखा नहीं था, अब लिख देता हूं मैं। CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ गोज लाइक दिस। ये सारे एलिमेंट्स किस में लाई कर रहे हैं बच्चों? ये एलिमेंट्स किस में लाई कर रहे हैं? द डोनर एटम। बेसिक स्ट्रेंथ लिख देता हूं, दैट वुड बी बेटर। यहां पे डोनर एटम क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। दे आर लाइंग इन अ, होल्ड ऑन अ सेकंड, दे आर लाइंग इन अ, वन सेकंड, दे आर लाइंग इन अ पीरियड। तो यहां पे हम एक्चुअली देख रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, या फिर इसके लिए एक और टर्म भी है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक ना बच्चों? भाई कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। इसमें कार्बन डोनेट करेगा, इसमें नाइट्रोजन डोनेट करेगा, इसमें ऑक्सीजन, इसमें फ्लोरीन। यहां पे जो डोनर एटम है, जैसे ऊपर वाले में, कौन से वाले में बच्चों? इस वाले में हम क्या देख रहे थे? यहां पे जो डोनर एटम थे, दे आर लाइंग इन अ ग्रुप। यहां पे जो डोनर एटम है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दे आर लाइंग इन अ पीरियड। तो पीरियड में अगर तुम्हें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर करोगे बच्चों? लुक एट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट जो कि डोनेट करने वाला है। हम कहेंगे कार्बन की डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, या नाइट्रोजन की, या ऑक्सीजन की, या फ्लोरीन की। तो बेसिकली हम एक तरीके से क्या देखना चाह रहे हैं? कौन सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। तो हमें पता है कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कार्बन की डोनेटिंग टेंडेंसी इज गोइंग टू बी हाईएस्ट।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? हमारा कार्बन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी हाईएस्ट है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। क्लियर है गाइस? तो इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, CH3 माइनस इज गोइंग टू बी द बेस्ट बेस देन नाइट्रोजन, एंड H2 माइनस में नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी स्लाइटली लेस बेसिक एज कंपेयर टू CH3 माइनस। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा क्या हो गया, ज्यादा हो गया कार्बन के कंपेरिजन में। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी तो कम होगी ना बच्चे। ऑक्सीजन की और कम होगी, फ्लोरीन की और कम होगी, कि फ्लोरीन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी पुल करने की टेंडेंसी है, डोनेट करने की थोड़ी ना है। डोनेट करेगा नहीं तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सो CH3 माइनस इज द बेस्ट बेस एंड F माइनस इज द वर्स्ट बेस अमंग दीज। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? यहां पे हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो। क्लियर है यहां तक? गुड। तो ये हमने देखा था इन अ ग्रुप, ये हमने देख लिया इन अ पीरियड बच्चों। अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस जो हमें डिस्कस करने थे, OH माइनस H2 और H3O प्लस। इनमें हमारा बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? तो बच्चों नेगेटिव चार्ज है दैट इज मोर बेसिक, न्यूट्रल है दैट इज लेस बेसिक, पॉजिटिव चार्ज है इवन लेस बेसिक। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो H3O प्लस है उसमें ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज क्या है बच्चों, +1। यार पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा हुआ है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट इट टू डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? मतलब O पे पॉजिटिव का तो मतलब है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरीके से बढ़ गई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, how will it donate its pair of electrons when it has got a formal charge of +1? समझ गए? H2 और OH माइनस, OH माइनस में तुम्हारा बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, H2O में कम और H3O प्लस में सबसे कम। फॉर्मल चार्ज इज व्हाट मैटर्स, ठीक है ना बच्चों? चार्ज अगर नेगेटिव है तो इट बिकम्स अ बेटर डोनर, न्यूट्रल है कम, और पॉजिटिव इट विल बी वेरी लेस, दैट डोनेटिंग टेंडेंसी इज गोइंग टू बी वेरी लेस। अब आते हैं NH3 और N2H4। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, ठीक है? लेट अस हैव अ लुक एट द ऑक्सीडेशन स्टेट। बेसिक स्ट्रेंथ इनमें कंपेयर करना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, NH3 ये रहा, N2H4 NH2 NH2 रहा। हम कहेंगे यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3। यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। मुझे बताओ -3, अब इसको चार्ज से रिलेट करो, नाइट्रोजन के पास -3 चार्ज, नाइट्रोजन के पास -2 चार्ज, कौन सा बेटर डोनर होना चाहिए? लेट मी नो विच शुड बी अ बेटर डोनर, -3 चार्ज या -2 चार्ज होने वाला? ऑब्वियसली बात है जिसका चार्ज नेगेटिव ज्यादा है दैट इज गोइंग टू बी अ बेटर डोनर। हाँ है ना बच्चों? तो NH3 इज अ बेटर बेस देन N2H4। सेम विल बी द केस विद PH3 एंड P2H4। जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें चार्ज ज्यादा नेगेटिव है, दैट इज गोइंग टू बी मोर बेसिक देन द वन जिसमें नेगेटिव चार्ज कम है बच्चों। और किसी में पॉजिटिव है वो तो उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी तो होगी नहीं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? आई होप इससे तुम्हें काफी फायदा हुआ होगा।